हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे नारीवादी जो थिंकर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसके साथ में इंडियन थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देने करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसके अनुसार भारत में महिला अध्ययन का विश्लेषण 3 बिंदुओं से करने का प्रयास किया जाता है? एक शोध के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा प्रणाली में एक विषय के रूप में, और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में। मतलब कौन है जिन्होंने बताया कि महिला अध्ययन का विश्लेषण हम 3 बिंदुओं पे करेंगे? एक तो शोध में, दूसरा शिक्षा प्रणाली में विषय के तौर पर, और तीसरा है शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन केंद्र के तौर पर। ऑप्शन में आपके हैं शर्मिला रेगे, नीरा देसाई, अनीता देसाई और कविता कांडे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरा देसाई। नीरा देसाई ने बताया था कि अगर हम नारीवादी या महिला अध्ययन का विश्लेषण करेंगे भारत में, तो शोध के क्षेत्र में, शिक्षा प्रणाली में विषय, और शीर्ष शैक्षिक केंद्रों द्वारा स्थापित महिला अध्ययन के रूप में करेंगे उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें फूले अम्बेडकरवादी नारीवादी शिक्षा शास्त्री के रूप में रेखांकित किया गया है? अनीता देसाई, विभूति पटेल, नीरा देसाई या फिर शर्मिला रेगे। तो इसमें से कौन है जिनको फूले अम्बेडकरवादी फेमिनिस्ट पेडागॉगी के तौर पे यहाँ पर माना गया है? तो देखिए, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है फूले अम्बेडकरवादी मतलब कौन? दलितवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। दलितवादी में यहाँ पर आपकी जो है वो है शर्मिला रेगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो कभी कोई सीधा नहीं पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ठीक से अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, किसने भाषा के प्रश्न को उन सामाजिक असमानताओं और असमानताओं के संदर्भ में संबोधित किया जिन्हें उन्हें छुपाया था, और विस्तृत द्विभाषिक शिक्षा शास्त्र विकसित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन में है आपके शर्मिला रेगे, कविता काणे, शिल्पा कांबले या फिर उर्वशी बुटालिया। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हु हैज़ एड्रेस द लैंग्वेज क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द सोशल डिस्पेरिटी एंड इनइक्वलिटीज़। तो भाषा की बात हो रही है, और यहाँ पर सोशल डिस्पेरिटी और इनइक्वलिटी के संबंध में बात हो रही है, और पेडागोजीज की बात हो रही है। अभी आपने सॉल्व किया था शर्मिला रेगे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पहला ऑप्शन जो है शर्मिला रेगे, ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार दलित नारीवादियों की आवाज़ को केवल अंतर की आवाज़ समझा जाएगा? मीरा कौशाम्बी, नीरा देसाई, बीना अग्रवाल या फिर शर्मिला रेगे। अकॉर्डिंग टू whom द वॉइस ऑफ दलित फेमिनिस्ट वुड बी अंडरस्टूड ओनली एज ए वॉइस ऑफ डिफरेंस। केवल डिफरेंस की वॉइस समझा जाएगा, ऐसा किसने कहा था दलित नारीवादियों को? तो ये भी आपके हैं शर्मिला रेगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अगेन राइट हो जाएगा। तो शर्मिला रेगे के यहाँ पे कई सारे प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं, और सारे के सारे मुझे लग रहा है न्यू क्वेश्चंस हैं, तो इनको नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस कारक की शर्मिला रेगे के अनुसार नारीवादी विश्लेषणों के केंद्र में विभेद की श्रेणी को लाने वाली प्रक्रियाओं में निर्णायक भूमिका नहीं है? मतलब शर्मिला रेगे ने इसमें से किस चीज़ को नहीं बताया है? नारीवादी विश्लेषण केंद्र जो हैं उनमें डिफरेंस लाने वाली श्रेणी में कौन सा नहीं बताया है? भाषा पर बल, राजनीतिक अर्थवाद के बहिष्करण पर डिस्कोर्स, या फिर विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकीकरण की स्वीकृति, और लास्ट है हाशिए के समूहों के उत्सव। आप क्वेश्चन को चाहें तो एक बार इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विभेद के पक्ष में सार्वभौमिकीकरण की स्वीकृति। इसकी बात इन्होंने नहीं करी थी। थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, जनजाति जाति किसान जाति सातत्य के उद्विकासवादी मॉडल में सभ्यतागत दृष्टिकोण को किसने लागू किया है? सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी, लुई डूमा या फिर के.एम. कपाड़िया। तो इसमें से किसने अप्लाई किया है सिविलाइजेशनल अप्रोच इन एवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ ट्राइब कास्ट पीजेंट कास्ट कॉन्टिनम? तो देखिए, जाति जनजातीय सातत्य की बात हो रही है, और उसके बाद पीजेंट और कास्ट किसान जाति सातत्य की बात हो रही है। ये मैंने कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। यहाँ पर सुरजीत सिन्हा जो हैं ये यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की संस्थागत चरित्र के रूप में स्थापना की है? ए.आर. देसाई, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी या फिर डेविड हार्डीमैन। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज फाउंडेड सोशोलॉजी विथ करेक्टर?
सोशियोलॉजी विथ कैरेक्टर की बात कौन करता है? संस्थागत चरित्र के रूप में किसने स्थापना की है? इंडियन थिंकर से क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके जो उत्तर हो जाएगा जी.एस. घुरिये हो जाएंगे। इन्होंने ही स्थापना की थी सोशियोलॉजी विथ कैरेक्टर। यहाँ पे भारत में इनको समाजशास्त्र का पिता बोला जाता है। जी.एस. घुरिये ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ऑप्शन में है L.K. अनंत कृष्ण अय्यर, शरद चंद्र राय, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी। ये वाला भी आसान सा प्रश्न है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी जी.एस. घुरिये ने। थर्ड ऑप्शन अगेन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने यह निष्कर्ष निकाला कि गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक और गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा? इसमें से किसने कंक्लूड किया कि वन ऑफ द फर्स्ट टास्क फॉर ए डायनेमिक इंडियन सोशियोलॉजी वुड बी प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द इंटरनल नॉन इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ चेंज? क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है गत्यात्मक भारतीय समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य है आर्थिक गैर आर्थिक आंतरिक कारणों को देखना। तो आर्थिक गैर आर्थिक की बात हो रही है डी.पी. मुखर्जी यहाँ पर, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट अपने को कहलाना पसंद करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वीमेन प्रेजेंस विद इन एंड बियॉन्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बीना अग्रवाल, शर्मिला रेगे, रितु मेनन या फिर नीरा देसाई? तो ये बुक पूछ रहा है जेंडर एंड ग्रीन गवर्नेंस। ये बुक नेट के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछी गई है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। बीना अग्रवाल जो यहाँ पर हैं ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, के.एस. सिंह के सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भारत में कितने जनजातीय समुदायों को रेखांकित किया गया है? 461, 497, 503, 507। तो इन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें कितने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इन्होंने माना था? तो उसकी संख्या है 461। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार भारत का समाजशास्त्र स्थिर नहीं है बल्कि ये प्राचीन भारत से निकलता है, मध्यकालीन भारत से होता हुआ आधुनिक भारत तक पहुँचता है? क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ऑप्शन आपके हैं एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई या फिर जी.एस. घुरिये। और सही उत्तर हो जाएगा जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस.सी. दुबे की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक भारतीय ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना को आकार देने के लिए मुख्य नहीं है? इसमें से एस.सी. दुबे ने कौन सा निर्धारक तत्व को मेन नहीं माना है? नातेदारी, जाति, क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़ाव या फिर धर्म? किनशिप रिलीजन, कास्ट एंड टेरिटोरियल एफिनिटीज। तो एस.सी. दुबे ने देखिए धर्म को यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्धारक तत्व के तौर पे नहीं माना है, बाकी नातेदारी, जाति और क्षेत्रीय सीमाओं से जुड़ाव को इन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उन 3 महत्वपूर्ण लोगों का भाग नहीं है जिनकी व्याख्या एम.एन. श्रीनिवास ने रिमेंबर्ड विलेज में की है? द प्रीस्ट, द हेडमैन, कुली गाउडा या फिर नाउडू गाउडा? तो इन्होंने द प्रीस्ट की बात नहीं की है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, द रिमेंबर्ड विलेज में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री को उनके आलोचकों ने मतवादी मार्क्सवादी कहा, यानी कि मार्क्सिस्ट किसको कहा गया है? डॉक्टरिनियन मार्क्सिस्ट, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, लुई ड्यूमा, डी.पी. मुखर्जी? तो ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहे हैं आपके डी.पी. मुखर्जी जी, जो कि अपने आप को मार्क्सवादी कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, यानी कि मार्क्सिस्ट कहलाना पसंद करते थे, मतवादी मार्क्सवादी। तो सॉरी, ये मार्क्सवादी की जगह पे मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। यहाँ पर हो जाएगा मार्क्स शास्त्री। डी.पी. मुखर्जी ये कहलाना पसंद करते थे, लेकिन इनको कहा गया था डॉक्टरिनियन मार्क्सिस्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है और उससे पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो जल्दी से मैं निकलती हूँ। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।